दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मंकी एंड द नेट। दोस्तों, नेट का मतलब होता है जाल। द मंकी एंड द नेट का मतलब हुआ कि बंदर और जाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A monkey was sitting on a high branch of a riverside tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। और वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? अ मंकी वॉज सिटिंग, एक बंदर बैठा हुआ था। ऑन अ हाई ब्रांच, एक ऊंची शाखा पर। ऑफ अ रिवर साइड ट्री, नदी के किनारे के पेड़ पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन अ हाई ब्रांच ऑफ अ रिवर साइड ट्री। एक बंदर एक नदी किनारे के पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। After some time, some fishermen came and cast their nets out into the river। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब होता है आना, और सेकंड फॉर्म में केम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सम फिशरमैन का मतलब होता है मछली मारने वाले, जिन्हें मछुआरा भी कहा जाता है। और ये प्लूरल नाउन है, इसलिए MAN की जगह MEN का यूज़ किया गया है। सम फिशरमैन मतलब हुआ कुछ मछुआरे। केम, आए, एंड कास्ट देयर नेट्स। दोस्तों, कास्ट का मतलब होता है फेंकना। और ये आपने देखा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो दोस्तों कास्ट की सेकंड फॉर्म भी कास्ट है, तो यहाँ पर कास्ट ही लिखा हुआ है। एंड कास्ट देयर मतलब अपना या फिर उनका। एंड कास्ट देयर नेट्स, और अपने अपने जो उनके जाल थे, जो अपने उनके जाले थे उन्हें फेंक दिया। आउट इनटू द रिवर, नदी में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सम फिशरमैन केम, कुछ मछुआरे आए। एंड कास्ट देयर नेट्स आउट इनटू द रिवर, और अपने अपने जालों को नदी में फेंक दिया। द मंकी वॉच्ड दैम विद ग्रेट इंटरेस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना। देखिए, जब हम देखने के लिए सी वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, सी का मतलब देखना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, तो वॉच का यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वॉच की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है वॉज्ड।
द मंकी वॉच्ड दैम, बंदर ने उन्हें देखा, विद ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक रुचि से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द मंकी वॉच्ड दैम विद ग्रेट इंटरेस्ट, बंदर ने उन्हें बहुत, यह कह सकते हैं गहरी रुचि से देखा। इंटरेस्ट का मतलब रुचि या फिर दिलचस्पी, ऐसे भी कह सकते हैं बंदर ने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखा। When it was noon time, the fishermen went off to take their lunch, leaving their nets on the river bank। क्या अर्थ हुआ? When it was noon time, दोस्तों noon time का मतलब होता है दोपहर का समय। When it was noon time का मतलब हुआ कि जब दोपहर का समय हुआ। द फिशरमैन वेंट ऑफ टू टेक, दोस्तों गो ऑफ का मतलब चले जाना और सेकंड फॉर्म में वेंट ऑफ, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन इट वाज नून टाइम, जब दोपहर का समय हो गया। द फिशरमैन वेंट ऑफ, फिशरमैन मतलब कि मछुआरे चले गए। टू टेक लेने चले गए, देयर लंच अपना लंच लेने चले गए। लीविंग छोड़कर, देयर अपना नेट्स अपने जालों को छोड़कर, ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे पर। और दोस्तों रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। और इस वाक्य को दोस्तों बनाने में देखिए दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक ही वाक्य में दो वर्ब लगाई गई हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें जब हम किसी भी ऐसे वाक्य को बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि व्हेन इट वाज नून टाइम, जब दोपहर का समय हो गया। द फिशरमैन वेंट ऑफ, मछुआरे चले गए। टू टेक देयर लंच, अपना लंच करने। लीविंग देयर नेट्स ऑन द रिवर बैंक, अपने जालों को नदी के किनारे पर छोड़कर। चलिए आगे देखिए। द मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब होता है आना, डाउन मतलब नीचे आना, और ये पास्ट का वाक्य है तो कम की जगह सेकंड फॉर्म लगाई गई है केम डाउन। द मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री, बंदर, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से। बंदर पेड़ से नीचे आया, या कह सकते हैं बंदर पेड़ से नीचे आ गया। ही पिक्ड अप द नेट एंड tried to cast it in the same manner the fisherman had done। क्या अर्थ हुआ? he picked up the net, दोस्तों pick मतलब होता है उठाना और सेकंड फॉर्म में picked up, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। he picked up the net का मतलब हुआ कि उसने जाल उठाया। and tried और कोशिश की, to cast फेंकने की, इट उसे, और उसे फेंकने की कोशिश की। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर का मतलब उसी तरीके से। द फिशरमैन जैसे मछुआरों ने, हैड डन किया था। और दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही पिक्ड अप द नेट, उसने जाल उठाया। एंड ट्राइड टू कास्ट इट, और उसे फेंकने की कोशिश की। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से। द फिशरमैन हैड डन, जैसा मछुआरों ने किया था। आगे देखिए। बट लेकिन द नेट, लेकिन जो नेट था, जाल था, इंस्टीड ऑफ फॉलिंग इनटू द रिवर, दोस्तों इंस्टीड ऑफ का जरूर नोट कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसे समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊँगा करने को। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो आई वुड लाइक टू ईट मैंगो इंस्टीड ऑफ एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ? आई वुड लाइक टू ईट मैंगो मतलब मैं आम खाना चाहूँगा इंस्टीड ऑफ एप्पल, सेब की बजाय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मैं सेब खाने की बजाय आम खाना चाहूँगा। तो दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो मेरी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि आप इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो आप एक वाक्य जरूर बनाएं और आपको उस वाक्य में इंस्टीड ऑफ का यूज़ करना है। तो इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करके एक वाक्य को बनाएं और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि जो जाल था, इंस्टीड ऑफ फॉलिंग इनटू द रिवर, नदी में, फॉल मतलब गिरना, नदी में गिरने की बजाय फेल ऑन द मंकी, बंदर पर गिर गया। और दोस्तों ये
फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म है फेल। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट द नेट इंस्टीड ऑफ फॉलिंग इनटू द रिवर फेल ऑन द मंकी, लेकिन जाल नदी में गिरने की बजाय बंदर पर गिर गया। द मोर द मंकी ट्राइड टू कम आउट ऑफ इट, क्या अर्थ हुआ कि बंदर ने उससे बाहर आने की जितनी ज़्यादा कोशिश की, द मोर ही गॉट इंटेंगल्ड इन इट, वह उतना ही अधिक उसमें उलझ गया। और दोस्तों इंटेंगल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में उलझना। आगे देखिए, नाउ इट वॉज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी। बाय द टाइम द मंकी रियलाइज्ड हिज फॉली, बाय द टाइम जब तक बंदर को रियलाइज़ होता, एहसास होता हिज फॉली अपनी मूर्खता का, ऑफ इमिटेटिंग नकल करने का, ब्लाइंडली अंधेपन से, विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स बिना आवश्यक हुनर के, तो इसके लिए बहुत देर हो चुकी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अब जो है बहुत देर हो चुकी थी कि जब तक बंदर को एहसास होता अपनी मूर्खता का, और वो मूर्खता क्या थी, इमिटेटिंग ब्लाइंडली विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल। रिक्वायर्ड स्किल्स का मतलब होता है आवश्यक हुनर या आवश्यक कौशल, मतलब बिना आवश्यक कौशल के इमिटेट करने की, नकल करने की जो उसकी मूर्खता थी, उसका एहसास करने में अब जो है बहुत देर हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, कहानी को जब हम समझें तो चित्र के माध्यम से कहानी और भी रोचक लगती है, साथ में और भी ज़्यादा समझ में आती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो मूर्ख बंदर है किस तरह से अपने ही ये मूर्खता के कारण इस जाल में फंस चुका है। तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो यही हमें सिखाता है कि यदि हम किसी काम को करना नहीं जानते हैं तो हमें उसके अंदर कभी भी उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। बिना आवश्यक, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो तब तक हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।